हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस डेली न्यूज एनालिसिस। आज 10 मार्च 2021 के हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आसाम ट्रिब्यून और पीआईबी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, आज हम उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेक्चर चालू करने से पहले हम बता दें आपको, जो बच्चे यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हमारे वेबसाइट www.inspirationis.org पर विजिट करके डेली एमसीक्यूज और विश्लेषण को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली। ये आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अल्टरनेटिवली अगर आप चाहें सोशल मीडिया पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम। और अगर इस वीडियोस के आप अगर लेक्चर सुनना चाहते हैं, इवन आप हमारे इंस्पिरेशन आईएएस लाइव के लाइव यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं और वहां पर इस लेक्चर की आप वीडियोस मिल जाएंगे। इंस्पिरेशन आईएएस ने अपने फाउंडेशन बैचेस चालू कर दिए हैं 2021-22 के लिए। ये बैचेस बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, दोनों मोड में ही रहेंगे। सो अगर आप इन बैचेस में इनरोल करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए इंस्पिरेशन आईएएस ने मॉक टेस्ट सीरीज चालू किया है। मॉक टेस्ट ये प्रीलिम्स के लिए है। ये दोनों जीएस और सीसेट पेपर दोनों ही यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगे। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। ये क्लासेस अरविंद सर ले रहे हैं। और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं आप। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून बैचेस में क्लासेस चल रही है, तो जो भी बैच आपको सुटेबल हो आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली न्यूज एनालिसिस। आज का हमारा जो पहला न्यूज है वो है आईएनएस करंज से रिलेटेड। रिसेंटली आईएनएस करंज को कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी में, और आईएनएस करंज अपनी सर्विसेज हमारे इंडियन नेवी को अब प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। आईएनएस करंज, बता दें कि आईएनएस करंज प्रोजेक्ट 75 से रिलेटेड तीसरी सबमरीन है। इससे पहले आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंदरी को पहले ही कमीशन हो चुका है। आईएनएस करंज ये तीसरी सबमरीन है। आपको मालूम होगा कि प्रोजेक्ट जो 75 है वो डीजल सबमरीन डेवलप करने का प्रोजेक्ट है, और जिसके तहत इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर इन 6 डीजल सबमरीन को डेवलप कर रहे हैं। फ्रांस की जो एजेंसी है वो है, इसको डीसीएनएस बोला जाता है, और ये बेसिकली फ्रांस शिप बिल्डिंग मेजर नेवल ग्रुप है। और इंडिया से हमारे मजागांव डॉक जो इंडियन नेवी के अंदर में आते हैं वो डेवलप कर रही है इसको। थोड़ा अगर प्रोजेक्ट 75 के लिए 75 से रिलेटेड बात कर लिया जाए, तो प्रोजेक्ट 75 जो है वो 6 सबमरीन डेवलप करेगा। रिसेंटली जब 1919 इस प्रोजेक्ट को 1987 में कहीं ना कहीं लिया गया था, बट 1999 कारगिल वॉर के बाद इसको और ज्यादा फोर्स से इंप्लीमेंट किया गया। और ये जो 6 सबमरीन है, इसमें से पहली है कलवरी, दूसरी है खंदरी, और तीसरी जो रिसेंटली जो ज्वाइन किया है, जो कमीशन हुई है, उसका नाम है आईएनएस करंज। इसके अलावा 3 और हैं, जैसे कि वेला, वागीर और वागशीर। अब देखिए, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंदरी और आईएनएस करंज ये इंडक्ट हो चुके हैं, या कह सकते हैं इन्होंने ये कमीशन हो चुके हैं, मतलब हमारी नेवी अब इसको यूज कर रही है। वेरएज वेला और वागीर, इनका डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, और ये अभी सी ट्रायल में अपने आप को इंडक्ट हुए हैं, मतलब सी ट्रायल इनका चल रहा है। उसके बाद जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगा उसको देख के सॉल्व करके फिर इसको नेवी को कमीशन किया जाएगा। और वागीशीर अभी डेवलपमेंट फेज में है। ठीक है, तो अगर देखा जाए प्रोजेक्ट 75, इट इज अ प्रोग्राम बाय द इंडियन नेवी दैट इंटेल्स टू बिल्ड सिक्स स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन. The program has been undertaken with transfer of technology from French company Naval Group, formerly known as DCNS, at the Mazagon Dock Limited. The submarine in the P-75 Scorpion class are powered by conventional diesel electric propulsion system. ध्यान रखना, ये डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम है, यहाँ इसमें किसी भी तरह का न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है। पहली जो स्कॉर्पियन सबमरीन है वो कलवरी थी, और इसको कमीशन किया गया था 2017 में। और सेकंड जो आईएनएस खंदरी है उसको कमीशन किया गया था 2009, और करंज 2021। जबकि 3 और वेला, वागीर और वागीशीर ये अभी भी सी ट्रायल में, वागीशीर तो फिलहाल वो डेवलप ही हो रही है, जबकि वेला और वागीर को सी ट्रायल में इंडक्ट किया गया है। तो ये कुछ रहा प्रोजेक्ट 75 से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो भी कहीं ना कहीं हमारे प्रोजेक्ट 75 से ही रिलेटेड है, बट ये है एआईपी, या जिसको हम लोग कहते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। देखिए,
एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम जो होता है वो सबमरीन के लिए डेवलप किया जाता है। नॉर्मली जो डीजल सबमरीन होती है वो इस सिस्टम का यूज करती है, जो हमारी कन्वेंशनल सबमरीन होती है। और एक सबमरीन होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन बोलते हैं। देखिए इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, न्यूक्लियर सबमरीन और डीजल सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन मोस्टली पावर्ड होती है न्यूक्लियर फ्यूल से। आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर ही एक न्यूक्लियर प्लांट, छोटा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना होता है, जिसकी जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वही एनर्जी को सबमरीन यूज करती है फॉर द डेवलप फॉर देयर फंक्शंस। अब क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट उसके अंदर लगा रहता है, जिसके चलते सबमरीन समुद्र के अंदर बहुत दिनों तक रह सकती है और अपने ऑपरेशंस को फुलफिल कर सकती है, और उसे ऊपर पानी के ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कुछ खाना और बाकी रसद के लिए तो ऊपर आना पड़ेगा, बट फ्यूल के लिए एटलीस्ट ऊपर नहीं आना पड़ेगा। ये उसकी सबसे एडवांटेज है और इसीलिए उसको स्ट्रेटेजिक सबमरीन भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज बहुत ही ज्यादा होती है। जबकि जो डीजल इंजन सबमरीन्स होती है, डीजल सबमरीन की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि इन सबमरीन्स को पहले, इन सबमरीन को हफ्ते में एक बार या दो बार कहीं ना कहीं ऊपर आना पड़ता है, जिससे वो एयर को या एयर इंजेक्ट कर सके, क्योंकि डीजल को जलाने के लिए उन्हें एयर या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो प्रॉब्लम है हमारे डीजल सबमरीन में होती है। अब रिसेंटली एआईपी, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जिसने इन सबमरीन्स को पानी के ऊपर में 14 से 15 दिन के बाद ही एक बार आना पड़ेगा टू ओवरफिट और रिकॉल के लिए। नहीं तो लगभग लगभग हफ्ते में, मतलब 14 दिन का स्टे इन लोगों को मिल सकता है, ताकि ये आराम से पानी के अंदर रह सके। मतलब कि डीजल सबमरीन की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को ये बढ़ा देता है। रिसेंटली जो डीआरडीओ ने जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लाया है, उसमें पानी के नीचे जो एयर होती है या ऑक्सीजन जो वगैरह होता है, उसकी रिक्वायरमेंट नॉर्मल वहां से एयर में आकर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पानी के अंदर ही हाइड्रोजन, मतलब पानी के अंदर रहते हुए ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जिसको हम लोग फ्यूल सेल बोलेंगे। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो फ्यूल सेल बनेगा, उसमें किसी भी तरह का वेस्ट, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं निकलेगा, जस्ट ये वाटर रिलीज होता है, जिसके चलते हमारी जो सबमरीन है आराम से पानी के नीचे रह सकती है। और क्योंकि इस एयर प्रोपल्सन, इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम में किसी भी तरह का मूविंग पार्ट्स नहीं होता उस बैटरी में या फ्यूल सेल में, जिसके चलते इस सबमरीन की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है और नॉइज जो होती है बहुत ही कम होती है। होप ये समझ में आया होगा। ये रहा एयर प्रोपल्सन सिस्टम के यूनिट है। देखा जाए तो ये हमारे डीआरडीओ ने भी डेवलप किया है। रिसेंटली डीआरडीओ has achieved an important milestone in development of air independent propulsion system for diesel submarine by proving the efficacy of its land-based prototype on 8th March 2021. The system is being developed by ये Naval Material Research Laboratory NMRL of DRDO ने डेवलप किया है। और AIP has force multiplier effect on lethality of a diesel electric submarine as it enhances the submerged endurance of the boat several folds। बहुत दिनों तक वो पानी के नीचे रह सकती है। अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं, बट हमारे जो डीआरडीओ ने जो डेवलप किया है एआईपी, उसमें ऑब्वियस सी बात है ये हाइड्रोजन ऑन बोर्ड डेवलप किया था, पानी से ही, मतलब पानी से ही हाइड्रोजन निकाला जाता और उसमें ऑक्सीजन की इनफ्यूल्ड फ्यूल करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इस टेक्नोलॉजी में दो प्राइवेट कंपनियां भी लगी हुई है, जैसे कि एलएनटी एंड थर्मेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो पारादीप प्लास्टिक पार्क से रिलेटेड है। रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ एमओयू ऑन 9 मार्च टू डेवलप पारादीप प्लास्टिक पार्क इन ओडिशा। प्लास्टिक पार्क जो ओडिशा में डेवलप हो रहा है, इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन आईओसीएल एंड आईडीसीओ ने एमओयू साइन किया है और दोनों मिलकर ये पार्क डेवलप करेंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है ये प्लास्टिक पार्क। ऑब्वियस सी बात है, ये इस तरह के पार्क होंगे जो प्लास्टिक के यूज और उसके इफिशिएंट यूज और उसके नए नए टेक्नोलॉजीज वगैरह डेवलप किए जाएंगे। और ये लगभग पूरे इंडिया में 10 प्लास्टिक पार्क को कंसीव किया गया है, जिसमें 6 ऑलरेडी पार्क को छह पार्क ऑलरेडी ऑन मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे, जैसे कि असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। The proposed plastic park will be developed over an area of 120 acres, while the estimated cost of its development is rupees 106 crore। देखिए ये जो प्लास्टिक पार्क होते हैं, ये प्लास्टिक के डेवलपमेंट और उनके रिसर्च में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे और इसके एफिशिएंट यूज में भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे।
अलॉन्ग विथ इस प्लास्टिक पार्क को कहीं ना कहीं ओवरसाइट कर रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जिन्होंने अप्रूव किया है इन 10 प्लास्टिक पार्क इन कंट्रीज और द प्लास्टिक पार्क स्कीम, जो 2019 में लॉन्च हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो न्यूज है वो निसार से रिलेटेड है। रिसेंटली इसरो और नासा दोनों मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार डेवलप किए हैं, विच जो कैपेबल है एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर करने का हमारे धरती का। ये जो रडार जो है इट विल बी यूज फॉर द जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशंस विथ द यूएस एजेंसी स्पेस एजेंसी नासा। ये लॉन्च होगा लगभग 2022 में। हमारे श्रीहरिकोटा कहा यह जा रहा है कि निसार विल बी यूजिंग, निसार जो यूज करेगा एल बैंड और एस बैंड को टू मेजर चेंजेस इन आवर प्लैनेट सरफेस लेस देन ए सेंटीमीटर अक्रॉस। देखिए निसार जो होगा ये हमारे जो ओशियंस के जो लेवल है कितने डिक्रीज है, कितने कम है, कितने ज्यादा है। अगर मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के चलते ओशियन का लेवल बढ़ रहा है तो उस लेवल को भी ये निसार कहीं ना कहीं कैप्चर करेगा और हमें बताएगा कि ओशियन का लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे वी कैन हेल्प इन हम अपने दूसरे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उनके संग ये डेटा शेयर कर सकते हैं ताकि पहले से ही लोगों को वहां से हटा लिया जाए। निसार एल बैंड और एस बैंड दोनों ही बैंड को यूज करेगा और ये हमें हेल्प करेगा दूसरी चीजों में, जैसे कि चेंजिंग अगर हमारे इकोसिस्टम के नेचर्स वगैरह या उसमें कोई किसी तरह का चेंजेस हो रहा है उसको हेल्प करेगा मालूम करने में। आइस मासेस कितने इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं उसको भी हेल्प करेगा। और ये नेचुरल हजार्ड्स जैसे कि आप समझ लीजिए सुनामी के अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्थक्वेक वगैरह, लैंडस्लाइड और वोल्केनोस वगैरह की भी जानकारी हमें निसार पहले से ही प्रोवाइड करा देगा। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे इन डिजास्टर मैनेजमेंट में और अर्ली वार्निंग सिस्टम में। निसार की जो इमेजेस होगी काफी हाई रेजोल्यूशन की होगी, जो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी जो या तो घट रहेगी जो नेचुरल डिजास्टर से या जो चीजें होने वाली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये निसार बहुत दिनों से डेवलप हो रहा था और कहीं ना कहीं अब 2022 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए हमारा जो अगला न्यूज है वो है रिलेटेड हमारे पहले सैटेलाइट मैन, हमारे जो सैटेलाइट मैन है जो उदुपी रामचंद्र राव, उनसे रिलेटेड है। रिसेंटली गूगल ने डूडल लॉन्च किया है हमारे उदुपी रामचंद्र राव जी के नाम पे। अगर देखा जाए तो उदुपी रामचंद्र राव इनका हमारे सैटेलाइट प्रोग्राम में और हमारे इसरो में बहुत बड़ा रोल है। ये वो पहले इंडियन साइंटिस्ट हैं जो हमारे अपने इंडिया के इंडिजिनस सैटेलाइट जो आर्यभट्टा है उसके लॉन्च के जिम्मेदार हैं। कि जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर को बोला जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उसी तरह से हमारे जो उदुपी रामचंद्र राव सर को बोला जाता है सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। ही वाज अ मैन, ही सुपरवाइज्ड द 1975 लॉन्च ऑफ इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा, वन ऑफ ओवर 20 सैटेलाइट्स ही डेवलप्ड दैट ट्रांसफर्ड मच ऑफ रूरल इंडिया बाय एडवांसिंग कम्युनिकेशंस एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। He also developed rocket technologies such as PSLV, which has launched over 250 satellites. PSLV के डेवलपमेंट में भी इनका काफी बड़ा रोल है, जो इंडिया का या इसरो का सबसे पावरफुल इंजन है, जो आज हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स को कहीं ना कहीं इसने लॉन्च किया है। पद्म भूषण इनको 1976 में दिया गया था और पद्म विभूषण जो 2017 में दिया गया था। He became the first Indian to be inducted into the Satellite Hall of Fame, जो वॉशिंगटन में है 19 मार्च 2013 को। ये हमारे पहले इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनको सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में इनको ऐड किया गया। Along with he is also the first Indian to be inducted in International Astronautics Federation, जो 15 मई 2016 में इनको मतलब इंडक्ट किया गया था। So he is one of those men who really make India proud in space sector। और इंडिया के आज जो भी अचीवमेंट किए हैं, आज इसरो ने जो भी अचीवमेंट किया है उसमें रामाचंद्रन सर का बहुत बड़ा रोल है। सो आज यही तक रहने देते हैं, कल फिर हम लोग मिलेंगे डेली न्यूज एनालिसिस के एक दूसरे सेगमेंट पे। अगर आप हमारे इस कंटेंट को चाहते हैं कि रेगुलर आपके मोबाइल चैनल पे नोटिफिकेशंस आ जाए हमारे इन सारे वीडियोस के, तो आप हमारे इंस्पिरेशन आईएएस लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियोस को दूसरे के संग भी शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।